हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का मेरे चैनल राधे अकेडमी पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास बच्चन जी के इतिहास सीरीज की शुरुआत की है। उसमें हमने अब तक 2 वीडियो लेक्चर कर लिए हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी साहित्य के जो दूसरा इतिहास है बच्चन जी का, तो उसमें पहले हमने बच्चन जी के बारे में बात की। फिर बच्चन जी के बाद हमने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसकी भूमिका की बात की। भूमिका के बाद जब हमने दूसरा लेक्चर किया तो उसमें हमने अपभ्रंश काल की शुरुआत कैसे होती है, उसमें जो बच्चन जी हैं वो हिंदी साहित्य और जो की जातीयता है उसकी वो बात करते हैं, तो उसकी हमने बात की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपभ्रंश काल का जो दूसरा टॉपिक है अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, उन पर बात करेंगे और साथ ही अपभ्रंश और हिंदी का क्या संबंध है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो का तीसरा दिन है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए साथियों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का ये विषय सूची है जिसमें हम देखेंगे अब तक हमने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य तक कर लिया है। आज हम अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं इस पर बात करेंगे, जिसमें हमारे कुल टॉपिक दिए हुए हैं। अब बच्चन जी ने जो सब टॉपिक बनाए हुए हैं वो अपभ्रंश और हिंदी क्या क्या संबंध है उस पर बात होगी। साथ ही अपभ्रंश काव्य किसे किसे हम अपभ्रंश काव्य मानते हैं या माना जाना चाहिए, उस सब की बच्चन जी ने बात की है। फिर बौद्ध सिद्ध साहित्य, चर्यापद, नाथपंथ, जैन और जैनेतर काव्य, पुराण काव्य और अन्य काव्य। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली अपभ्रंश काव्य और हिंदी और अपभ्रंश काव्य की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं हम। दोस्तों अब हम बात करें अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चन जी हैं वो अपभ्रंश और हिंदी का संबंध क्या रहा है, कब से हम अपभ्रंश को अपभ्रंश का समय माने, कब से हम मान लें कि हिंदी का समय स्टार्ट हो गया, तो यही सब हम देखेंगे। तो देखिए, बच्चन जी शुरुआत करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक है, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है अगर आप देखिएगा तो उसमें हम मेनली हिंदी जाति के साहित्य की बात करेंगे। ठीक है, ये हिंदी जाति क्या है, तो ये थोड़ा बड़ा शब्द है हिंदी जाति, क्योंकि जब आप रामविलास शर्मा की बात करोगे इसकी सबसे पहले व्याख्या वही करते हैं। जब रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य और इस पर चर्चा की है तो उन्होंने हिंदी जाति की संज्ञा दी। और ये हिंदी जाति की संज्ञा क्या है, तो अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की बात करें जिसमें हमारे 5-6 राज्य आ जाते हैं, जिसे हम हिंदी पट्टी या हिंदी प्रदेश कहते हैं, उसी को जो रामविलास शर्मा जी हैं वो हिंदी जाति के नाम से संबोधित करते हैं। तो देखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास के इतिहास हैं। इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया, विकास धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अकुआ चुका था, लेकिन इस प्रकार का वनस्पति शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में निरंतर या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। उसके निरंतर में अनिरंतर या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह निरंतर कॉन्टिन्यूम आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षमता और बनता है। इस छलने और बनने में पिछले युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृत या रूपांतरित हो जाती हैं। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो बच्चन जी हैं वो हिंदी और अपभ्रंश के संबंधों की बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप मेनली बात कर तो सबसे पहले अपभ्रंश काव्य रचा जा रहा था। अपभ्रंश के बाद जब अपभ्रंश में थोड़ा बदलाव हुआ, बदलाव होते होते हिंदी का उदय हुआ। ठीक है, यानी जो हिंदी को कई चीजें हमें अपभ्रंश साहित्य से विरासत में मिली हुई हैं। और जब हम इतिहास के निरंतर की बात करेंगे तो उसमें हमें ये भी तो दिखाना होगा, हम अकस्मात थोड़ी कह सकते हैं कि हिंदी यहाँ से स्टार्ट हो गई, क्योंकि कोई भी इतिहास है वो निरंतर चलता है। इतिहास एकदम से नहीं बदल जाता है, पहले से भी कुछ न कुछ उसकी घटनाएं साथ चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई टाइम पीरियड है जिसमें ये अपभ्रंश की धारा चल रही है। ठीक है, तो जब अपभ्रंश की धारा चल रही है तो यहाँ पर अपभ्रंश कुछ और रही होगी और यहाँ पे अपभ्रंश का रूप कुछ और रहा होगा। ठीक है, अगर हम मान लें कि इस टाइम पीरियड से हिंदी का उदय धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो हिंदी और अपभ्रंश की कुछ दूरी तक तो ये साथ साथ ही चलेंगी। ठीक है,
तो इसी को वो दिखाना चाह रहे हैं कि निरंतर कैसे चलता है और कैसे एक जो काव्य धारा है वो दूसरी काव्य धारा में या एक भाषा दूसरी भाषा में जब परिवर्तित होती है तो उसके संबंध भी आपस में रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इन मतभेदों की 3 कोटियां हैं। ठीक है, यानी जब हम हिंदी साहित्य और अपभ्रंश साहित्य के जोड़ने की बात करें तो इसमें विद्वानों के मतभेद रहे हैं और वो मतभेद मुख्य रूप से 3 हमारे सामने आते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मतभेद है वह है अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। ठीक है, और अक्सर हिंदी साहित्य में ये प्रश्न उठता ही रहता है कि हम आदिकाल को लेकर ही अगर हम बात करें कि हिंदी को हम कहाँ से स्टार्ट मान लें। ठीक है, तो कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि जो अपभ्रंश है वही पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल, गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। ठीक है, अब इसमें जो अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कौन कौन कह रहा है तो उसमें राहुल सांकृत्यायन, यहाँ पे राहुल आशय है, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है, इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वह कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश का जो शुरुआती रूप है उसे हम अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य के अंदर इस साहित्य को हम नहीं रख सकते जो यहाँ तक साहित्य चला हुआ है, लेकिन जो यहाँ का साहित्य है जहाँ पे हिंदी भी चल रही है, हिंदी की भी शुरुआत होने लगी है और अपभ्रंश भी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के अपभ्रंश के रूप में और यहाँ के अपभ्रंश के रूप में अंतर होगा, तो हम इस साहित्य को हिंदी के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये बात हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। अब आगे देखिएगा, और जो तीसरा मत है वह रामविलास शर्मा जी का है। वह क्या कहते हैं, चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा मत है वह रामविलास शर्मा जी का है। तो वह क्या कह रहे हैं, तो रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश का व्याकरण है और हिंदी का व्याकरण है वह दोनों समान नहीं है, उन दोनों में कोई समानताएं नहीं है, तो इसीलिए हम अपभ्रंश के साहित्य को अलग माने और हिंदी के साहित्य को अलग माने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हिंदी और अपभ्रंश का जो संबंध है वो तीनों की चर्चा की कि जो पहला वाला है कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वानों में राहुल सांकृत्यायन और शुक्ल जी और हमारे गुलेरी जी हैं। ठीक है, और अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना है तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो अपभ्रंश के परवर्ती रूप को या कहें अंतिम रूप को हिंदी का भाग मानते हैं। वहीं जो रामविलास शर्मा जी हैं वो पूर्ण रूप से अपभ्रंश और हिंदी को अलग अलग मानते हैं और कहते हैं कि इनमें कोई व्याकरणिक समानता नहीं है। अगर व्याकरण समानता नहीं है तो दोनों भाषाएं अलग अलग हुई और दोनों का साहित्य अलग अलग होगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेख माला शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका में अपभ्रंश और हिंदी के जो मतभेद उठ रहा था उसको लेकर कौन से शीर्षक निकाले थे, तो वह शीर्षक था पुरानी हिंदी। ठीक है, निकाली शुरुआत की। अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया है, यानी अब इन लेखों की चर्चा नहीं होती है, ये पुस्तक जो पुस्तकालय लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति है वह और कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। यानी अगर आप जो मतभेद हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के में देखा, जो मत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है वही गुलेरी जी वही बात कह रहे हैं कि जो अगर हम 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक की बात करें तो उसमें आप पाओगे कि उसमें अपभ्रंश की प्रधानता रही है, पर जब 11वीं शताब्दी के बाद की बात करोगे तो उसमें हिंदी का रिपोर्ट आने लगा है या अपभ्रंश भाषा है वह थोड़ी घिस गई है और हिंदी की जो समानता है, हिंदी का जो व्याकरण है वही व्याकरण अब अपभ्रंश का होने लगा है। ठीक है,
यानी वो अंतिम रूप से कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्ट दो भागों में बांट देते हैं, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। आगे देखिएगा कि गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत सी कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थी। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान और दोहा भी उनके देखने में नहीं आया, इसीलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखोगे कि यूजीसी नेट में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें मुख्य कोई कई क्वेश्चन आते हैं जो पुस्तकों से संबंधित होते हैं, लेखक और पुस्तकों से। तो हम सोचते हैं कि वो प्रश्न कहाँ से आते हैं, लेकिन अगर आप गौर करके देखिएगा तो या तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के इतिहास से आते हैं, या जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बच्चन जी हैं, इनके इतिहास से। अगर इन इतिहासों में अगर किसी भी पुस्तक का जिक्र किया जा रहा है तो वह पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है और वह आपको ध्यान में रखनी ही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हरप्रसाद शास्त्री की जो आई है बौद्ध गान और दोहा, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि बौद्ध गान और दोहा किसकी पुस्तक है, या हरप्रसाद शास्त्री की इनमें से कौन सी पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे इस पीडीएफ में जो भी मुख्य रूप से तथ्य हैं उनको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ पहले से ही। तो आप कृपया इतना काम तो आप कर ही सकते हो कि एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और जो भी आपको तथ्य सही लगे, पहली बात तो मैंने जो भी तथ्य लिए हुए हैं वो या तो पुराना पीवाई क्यों रहा होगा या फिर जो आने की संभावना है, तो आप प्लीज नोट करते चलिएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा। आगे हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। यानी अगर आप शुक्ल जी की बात करोगे तो वो भी गुलेरी जी की तरह है, उसी मत को आप समर्थन कर रहे हैं कि इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं। यानी ये कथन शुक्ल जी का है। अगर आप हिंदी शुक्ल जी का इतिहास पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। ठीक है, वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। ठीक, यानी जो शुक्ल जी हैं वो शुरुआती हिंदी को पुरानी हिंदी या अपभ्रंश वाली हिंदी कहते हैं। ठीक, या प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज या मंज के समय से 1050 संवत में पाते हैं, तो दूसरी ओर वे बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। जैसे उनका कथन है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी के काव्य भाषा है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बात आप यहाँ पे ये ध्यान करते चलिएगा कि अगर ये पंक्ति पूछ दी जाए कि यह पंक्ति किस आलोचक की है, तो वहाँ पर आपको बच्चन सिंह और शुक्ल जी दोनों ऑप्शन दिए रहे होंगे, लेकिन आपको शुक्ल जी ही लगाना है, क्योंकि मुख्य रूप से ये कथन शुक्ल जी का है। बच्चन सिंह जी ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इस संदर्भ में भी विशेष रूप से सिद्ध कनापा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कनापा का काल संवत 900 के उपरांत ठहराया है। ठीक है, यानी जो शुक्ल जी हैं वह कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश है, अगर आप सिद्धों की बात करें तो सिद्धों ने भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है, और जो सिद्ध साहित्य में मुख्य रूप से सरप्पा कनप्पा की बात की जाती है, जो 84 सिद्ध थे, उनमें से उन्होंने जो शुक्ल जी हैं वो कनप्पा का जिक्र करते हुए कहते हैं, और कनप्पा का जो काल है वो 900 संवत के उन्होंने ठहराया है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि जो गुलेरी जी है वो 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता मानते हैं। ठीक, आगे देखिए कि राहुल जी, जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, वही कि राहुल जी काव्यधारा 1945, यहाँ पर इसका नाम काव्यधारा ही दिया हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम हिंदी काव्यधारा है। तो राहुल जी हिंदी काव्यधारा 1945 में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती या परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है।
वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है, सुबंत, तिङंत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों पाली और प्राकृत ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों तिङंतों की सृष्टि की। उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली, प्राकृत तथा भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। एक सेकंड साथियों। कोई बात नहीं साथियों, हम आगे देखते हैं। फोटो चला गया है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, लेक्चर सुनिएगा ऐसे ही। हाँ, तो हम कहाँ थे? इसे वे भाषा या भाषा का जात्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इसी काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप आदिकाल की बात करो तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो वह राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। ठीक, अब आगे देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। ठीक है, उन्हीं के शब्दों में अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वह कह रहे हैं, उनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा है। ठीक, पहली है जैन प्रभावापन्न पर निष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरी है मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक तथा प्राकृत पेंगलम में उद्धृत लोक भाषा के छंद। दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। ठीक, तो यहाँ पे अब दोस्तों समझिए, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश में मुख्य रूप से दो भाग किए हुए हैं। वह आदिकाल में उन्हीं रचनाओं को स्वीकार करते हैं जिनका रचना काल 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक के अंदर आता है। ठीक, और उन्होंने जो रचनाएं हैं उनके दो खंड किए हुए हैं, यानी वो दो श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। उनमें से पहली है जो जैन प्रभावापन्न है, यानी जो जैनों ने जिसमें रचनाएं की हुई हैं या अपभ्रंश की रचनाएं, और दूसरी लोक भाषा की रचनाएं। ठीक, और वो प्रथम श्रेणी में किन रचनाओं को मान रहे हैं? तो हेमचंद के व्याकरण, मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक। अगर आप शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने भी ऐसी ही 12 रचनाओं को लेकर आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल जो नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, और जो वीरगाथा काल शुक्ल जी नाम देते हैं तो वह मुख्य रूप से वीरता प्रधान काव्य को लेकर आदिकाल को वीरकाल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। संदेश रासक की गणना वे परनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तलता के अभट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को, जिसे द्विवेदी जी परनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रस्तावकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं।
शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। सिद्ध कनप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की बात भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारिया पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ठीक है। अगर आप शुक्ल जी की बात करोगे तो ये कोटेशन इतना शुक्ल जी का है। तो शुक्ल जी ने जो भाषा का अपभ्रंश और हिंदी का जो द्वंद्व माना है, वो इसी रूप में माना हुआ है। कुल चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन अपने बंगला साहित्य के इतिहास में अभट्ट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्ध नाथों का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। ठीक। अब नेक्स्ट देखिएगा कि रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ मानते हैं। ठीक है। यानी जो रामविलास शर्मा जी हैं, वो जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उन्हें अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिर परिचित अवधारणा को कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, साफ इनकार कर जाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम हिंदी के विकास की बात करें तो हिंदी का विकास जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो किस प्रकार मानते हैं, इसे आप पढ़ते भी होंगे कि सबसे पहले संस्कृत थी। यानी 2000 ईसा पूर्व से अगर हम 1000 ईसा पूर्व तक बात करें तो संस्कृत मुख्य थी। उसके बाद प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है। इसमें अवहट्ट भी आती है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं वह निकली हुई है। ठीक है। लेकिन जो रामविलास शर्मा जी हैं वह इस तथ्य से इनकार करते हैं। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि आद्य, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नसैनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। ठीक है। यानी वह यहाँ पे जो बच्चन जी हैं वह रामविलास शर्मा जी का भी समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए कि साहित्य भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रहती हैं। ठीक। यानी अब यहाँ पे हम साहित्य भाषा की बात करें तो जो साहित्य की भाषा है वह जो लोक भाषाएं उनके साथ साथ ही चलती है। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। ठीक है दोस्तों, ये कोटेशन इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आप दोस्तों वर्तमान में अभी बात करोगे तो वर्तमान में हिंदी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में कई भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है, जिसमें कई बोलियों में अलग अलग, जैसे अगर आप भक्ति काल की बात करोगे तो भक्ति काल में ब्रज में भी लिखा जा रहा है और अब अवधि में भी लिखा जा रहा है वैसे ही। लेकिन जो एक भाषा है वह साहित्यिक भाषा मान ली जाती है, लेकिन भाषा और जो साहित्य है वो कई भाषाओं में लिखा जाता रहा है। जैसे नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है और इसीलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसैनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया है वह सही है। ठीक। यानी यहाँ पे बच्चन जी देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चन जी यहाँ पर कहते हैं कि साहित्य की भाषा है वह लोक भाषा से ही बनती है और दोनों भाषाएं आपस में टकराती चलती रहती हैं और दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। ठीक। तो जो बच्चन जी हैं वह उसी क्रम को मान रहे हैं कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की नसैनी जो रामविलास शर्मा ने इसका जो खंडन किया है वही सही है। पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है।
प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से ही निर्मित हुई होंगी। उनकी ध्वनियाँ आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज का ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम है तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे जो बच्चन जी हैं वो अपभ्रंश को नकारने की बात नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से रामविलास शर्मा जी ने पूरी तरह से नकार दिया है। वहाँ पर जो बच्चन जी हैं वह कह रहे हैं कि अपभ्रंश को ऐसे ही नहीं नकार देना चाहिए, उसका भी एक योगदान रहा है। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा की क्रियापदों, विभक्तियों, परसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न प्राकृत से न संस्कृत से। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। ठीक है। अब यहाँ पे कुल मिला के हम अंतिम में क्या निष्कर्ष पाते हैं, तो बच्चन जी मानते हैं कि जो अपभ्रंश साहित्य है वह हिंदी साहित्य में लिया जाना चाहिए, क्योंकि अपभ्रंश भी हिंदी साहित्य के योगदान में महत्वपूर्ण रही है, यानी जोड़ने की कड़ी में इसका भी योगदान रहा है। आगे देखिए, इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्यिक रूपों की परिवर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत, दोहा तो कभी कवित्व सवैया, कभी हर गीतिका तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संप्रक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में ही इतिहास दृष्टि भी निहित है। ठीक। जो बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि एक समय के बाद कोई भी साहित्य हो, साहित्य में जैसे कोई काव्य रूप चल रहा है, कोई विचारधारा चल रही है या साहित्यिक मूल्य चल रहे हैं, तो उनमें परिवर्तन होता है। उस भाषा का या उस साहित्य के काव्य रूप भी बदलते हैं और उसके मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। ठीक। राहुल जी ने अपभ्रंश साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया है। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब देखिए, दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी तरह दोहा कहने से अपभ्रंश का। ठीक। यानी जो आज आप हिंदी साहित्य में दोहा देखते हैं, यानी जो भक्ति काल में मुख्य रूप से रहा है दोहा एक छंद, तो वह अपभ्रंश का खास छंद रहा है। और उसी प्रकार जैसे गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार से दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्म परक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहा बंद के अंतर्गत ही माना जाता रहा है। दूसरा छंदबद्ध है पद्दड़िया या अल्लेह। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्दड़िया और जिंदर सूरी ने अल्लेह का प्रयोग किया है। पद्दड़िया में 8-8 पंक्तियों पर दत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा दत्ता दिया जाने लगा। यूं दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहबपाद मालूम पड़ते हैं।
सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप ग्रहित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि अपभ्रंश को नकार हम क्यों नहीं नकार सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अपभ्रंश का जो काव्य रूप है उसमें दोहा चौपाई का जो प्रयोग हुआ है वही आगे चलकर आप भक्ति काल में देखोगे तो उसी का अनुसरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और वही सूफियों मसनवियों में जिसमें पद्मावत में भी देखोगे तो यही काव्य रूप लिया गया है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब वो कबीर की बात करते हैं तो बताते हैं कि कबीर पर आप देखिए तो सिद्ध साहित्य का पूरा असर है। कबीर दास में जो उलट बांसियों और सूर्य में दृष्टकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान है। आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासु काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेग, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत हैं और कुछ अस्वीकृत हो गए। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उस मात्रा में न गुजराती को मिली और न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं, अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पर है अगर आप देखोगे भाषा वैज्ञानिकों की आप बात करोगे या भाषा की हिंदी भाषा की बात करोगे तो हम देखते हैं कि आज जो हमारी विभिन्न भाषाएं हैं उनका उदय अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो उन अपभ्रंशों में आप देखोगे तो न तो जो गुजराती साहित्य है यानी जो गुजरात भाषा का साहित्य है न तो इतना अपभ्रंश उसमें मिलती है और ना ही बांग्ला में हिंदी में कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिलती है, जबकि ये जुड़े हुए या ये भाषाएं उसी से निकली हुई हैं। आगे देखिए कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के अंतिम काल 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली अवधी ब्रजी मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अभट्ट में लिख रहे थे, दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है, अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया किंतु उनकी वस्तु की अंतर योजना बदल गई। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश काव्य की। ठीक, यहाँ तक हमने हिंदी और अपभ्रंश का संबंध देखा, तो जो बच्चन जी हैं वह भी इसी बात पर सहमत हैं कि अपभ्रंश है वह हिंदी से जुड़ी हुई है और हिंदी का जो काव्य हमें देखने को मिलता है वह अपभ्रंश की विरासत से ही शुरू होता है। अब देखिए कि अपभ्रंश में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है। साथ ही वो कहते हैं कि ध्वनि, पद संघटना और तुक की दृष्टि से प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परिवर्ती मानते हैं। उद्योतन सूर्य के कुवलयमाला में 3वीं शताब्दी से लेकर 8वीं तक के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में तो सिद्धों और जैनियों के प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो बच्चन जी हम कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश है वो मूलतः पश्चिमी भारत की बोली थी। आभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात और बिहार बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने प्रश्न किया कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा, मध्य प्रदेश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो बच्चन जी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो अपभ्रंश है वो मुख्य रूप से पश्चिमी प्रदेश की भाषा रही है
और पश्चिमी प्रदेश की भाषा जब यहाँ पर फिर जो लोग हैं वह कहते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि अपभ्रंश है वो पश्चिमी की भाषा रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात और बिहार, बंगाल में भी इसका हमें रूप देखने को मिलता है, साहित्य देखने को मिलता है। लेकिन मध्य क्षेत्र में हमें इसका जो साहित्य है वह देखने को नहीं मिलता है, रचनाएं नहीं मिलती। तो आगे देखिए कि मध्य देश में भी ब्रज भाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। वे कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रैना धनंजय मान्यखीट ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्यखीट चले गए थे। राष्ट्रकूट जैन थे। उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। मध्य प्रदेश में प्रतिहारों का राज्य था। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बच्चन जी हैं वह 3 राज्यों की बात करते हैं, राष्ट्रकूट, मान्यखीट और प्रतिहार। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, जैसा स्वयंभू और पुष्पदंत से स्वतः सिद्ध है। पूरब में पाल्य राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गडेरिया वंश था। द्विजातियों की तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहन नहीं किया। अपभ्रंश लोकोन्मुखी भाषा थी। उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही है। ठीक है, यानी जो अपभ्रंश का जो प्रचार प्रसार है वह श्रेय जैनियों को ही है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वह जैनियों के हाथों में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो बच्चन जी हैं वह कहना चाह रहे हैं कि जो अपभ्रंश है वह मूल रूप से पश्चिम की भाषा रही है, हम मानते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात और बिहार, बंगाल में भी इसकी रचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो मध्य देश है उसमें इसकी रचनाएं नहीं पाई जाती। ऐसा क्यों? ठीक है, तो वहाँ पर जो बच्चन जी हैं वह कहना चाह रहे हैं, या जो विद्वान है वह कहना चाह रहे हैं कि मानते हैं हम कि पश्चिम में इसका प्रधान रहा है, यानी मुख्य रूप से यह भाषा पश्चिम की रही है, लेकिन पश्चिमों में वहाँ पे जैन लोग रहते थे और जैन एक तरीके से व्यापारी थे। तो जब वो व्यापार करने के लिए इधर गुजरात और राजस्थान से इधर हमारे पूर्वी बंगाल और बिहार में आते हैं, तो वह भाषा अपने साथ साथ लेकर आते हैं और ऐसे करके ये भाषा जो अपभ्रंश है वह इधर भी फैली। ठीक है, इसे आप एक मैप के तरीके से देखना चाहो तो जो जैसे यहाँ मान्यखेत्रा है और इस वाले मैप को देखिए, तो मुख्य रूप से जो हमारी भाषा रही है वो इस क्षेत्र में रही है। ये तीनों डायनेस्टी है, जैसे पलाश और परमार्श और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो इस क्षेत्र से ये भाषा इधर इधर फैलती गई है। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार आप इसे फिर रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध सिद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा कैसी लगी ये वीडियो, ज़रा अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और मैं अगर मुझे कुछ परिवर्तन करना हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, तो वैसा मैं परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे आपको। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।